माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूं थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स लंबा है तो इसको मैंने कई वीडियो हमको बनाने पड़े हैं। तो आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन। और दूसरा टॉपिक होगा एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या हीट ऑफ आयनाइजेशन कहिए। और तीसरा टॉपिक इसमें इंक्लूड किया है हमने एंथैल्पी ऑफ आयन फॉर्मेशन या हीट ऑफ आयन फॉर्मेशन। तो इस तरह से हमारा 3 टॉपिक पर डिस्कशन होने जा रहा है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयन फॉर्मेशन। ये 3 टॉपिक पर हमारा डिस्कशन होने जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों, एक मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग थोड़ा सा जल्दबाजी न किया करिए। वीडियो को बनने में थोड़ा सा समय लगता है, जाने में अब और भी मुझे कई काम करने होते हैं, कई सेमिनार अटेंड करने पड़ते हैं, बाहर जाने पड़ते हैं। तो मैं देखता हूं कि बच्चे परेशान हो उठते हैं कंटिन्यू वीडियो ना मिलने पर। तो आप इस चीज़ के लिए परेशान ना हुआ करिए, वीडियो आपके पास जाएगा, आप इसका आनंद उठाएंगे, है ना। और IIT JEE नीट के बच्चे, मुझे मालूम है कि ये बच्चे रेगुलर वीडियो की चाहत में रहते हैं, क्योंकि ये तैयारी करते हैं। 11th का पोर्शन आता है, 12th का पोर्शन आता है। तो IIT JEE और नीट के बच्चे ये दोनों पोर्शन पढ़ना चाहते हैं, 11th क्लास का 12th क्लास का वीडियो खोल करके। हालांकि 11th के बच्चे तो पढ़ते ही हैं, 11th के बच्चों का ही है वीडियो, लेकिन इसको IIT JEE और नीट के बच्चे भी पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप परेशान ना हुआ करिए, वीडियो आपके पास जाएगा, लेट अबेर जाएगा, है ना। तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत ना उठाया करिए। तो चलते हैं आगे, प्रोसीड करते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 11th लेक्चर नंबर 22 और ये चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है और इसमें आज हम पढ़ाने जा रहे हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन। तो प्यारे बच्चों, आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ और पॉइंट वाइज आप नोट करने की कोशिश करो और इसका पूरा आनंद उठाएं। तो क्या है, पहले तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का एग्जैक्ट डिफिनीशन क्या है, जिसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी कहते हैं। तो चलो बच्चों देखते हैं। आप देखिए, व्हेन 1 मोल ऑफ ए गिवन सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस हो उसका 1 मोल हो। कितना मोल हो भाई? 1 मोल हो। देखिए इसको ये स्टैंडर्ड माना गया है। व्हेन 1 मोल ऑफ अ गिवन सब्सटेंस डिसोसिएट, टूट जाता है, विघटित हो जाता है, अलग हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू गैसियस एटम्स। कैसे एटम में, एटम का क्या स्टेट होना चाहिए? वह एटम गैसियस हो जाए। द एंथैल्पी चेंज accompanying the process is called enthalpy of atomization। अरे भाई, कोई 1 मोल सब्सटेंस है तो उसमें जरूर एटम होंगे कुछ। अब किसके कि कौन सा सब्सटेंस है उस पता चलेगा कौन कौन से एटम है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का एटम है, कार्बन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है। सोडियम क्लोराइड है, सोडियम का एटम है, क्लोरीन का। तो कोई भी सब्सटेंस हो तो उसमें एटम तो होगा ही, मैटर है तो एटम तो होगा ही। अब 1 मोल हो, 1 मोल सब्सटेंस को डिसोसिएट होकर के गैसियस एटम में बदलने में, एटम गैसियस में बदल जाए, गैसियस स्टेट, गैसियस एटम में बदलने में जो एंथैल्पी चेंज होती है, जो हीट चेंज होती है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या हीट ऑफ एटोमाइजेशन, है ना। बस 1 मोल सब्सटेंस को अपने गैसियस एटम में टूट करके बदल जाने में जो हीट चेंज होती है, जो एंथैल्पी चेंज होती है प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, है ना। ये है। अब कुछ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है।
ये हाइड्रोजन गैस है, H2 है, हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है। ध्यान दीजिए यहाँ पर H2 लिखा हुआ है, तो आप समझिए कि हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो 1 मोल है ना। अब 1 मोल हाइड्रोजन गैस को टूट करके हाइड्रोजन एटम में बदला हुआ है। ये हाइड्रोजन एटम में, और वो भी गैसियस में। देखिए तो हाइड्रोजन के 2 एटम बन गए, है ना। अब प्रोडक्ट कितना मोल है उससे नहीं मतलब है, जो है रिएक्टेंट 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, गैसियस एटम में बदल गया। अब ऐसे में एंथैल्पी ऑफ डेल्टा ए एच नॉट, डेल्टा ए एच नॉट, ए माने क्या, एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, इसका जो है एक एब्रीविएट लिखा हुआ है, एटोमाइजेशन। तो डेल्टा ए एच नॉट इज 435 किलो जूल पर मोल। तो ये प्यारे बच्चों 435 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी चेंज होती है। तो इसका मतलब 435 किलो जूल हीट जो है हाइड्रोजन गैस का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है। इतना हीट जो है ली जाती है, क्योंकि प्लस है तो एंडोथर्मिक है, इतना हीट ली जाएगी तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपने एटम में, गैसियस एटम में अलग हो जाएगा, डिसोसिएट होकर के। अब चलिए दूसरा एग्जाम्पल है मेथेन, CH4 मेथेन लिखा है, CH4, ये भी 1 मोल है, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब इसमें एटम कौन कौन है, कार्बन के हैं, हाइड्रोजन के हैं। अब जब हीट ली जाएगी तो ये अपने एटम में टूट करके अलग हो जाएगा, और क्योंकि 1 ही मोल है, 1 मोल हीट ले करके अपने एटम में बदल जाएगा, और वही जो हीट लेगा दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। देखिए कैसे होता है। अब ये डिसोसिएट हो गया गैसियस कार्बन में, गैसियस हाइड्रोजन में, और हीट ली गई 1665 किलो जूल पर मोल। पर मोल माने 1 मोल के लिए, 1 मोल मेथेन के लिए। तो इसका मतलब मेथेन का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कितना हो गया प्यारे बच्चों, 1665 किलो जूल पर मोल हो गया, डेल्टा ए एच नॉट। आप नोट करते चलें। अब देखिए ये सोडियम है, ध्यान दीजिए। अब सोडियम का एटम तो है, लेकिन किस स्टेट में है प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट में है। लेकिन अब इस सॉलिड स्टेट को, इसी एटम को गैसियस एटम में आ जाना है, NaG। तो अब इसको हीट कुछ दिया जाएगा, हीट ले करके यह सॉलिड सोडियम गैसियस सोडियम एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कितनी हीट ली गई भाई, 108.4 किलो जूल पर मोल सोडियम एटम सॉलिड ने लिया, और ले करके इसमें कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब सोडियम सॉलिड एटम का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कितना हो गया प्यारे बच्चों, 108.4 किलो जूल पर मोल, डेल्टा ए एच नॉट, है ना। ये रहा। अच्छा, अब इसके बारे में शायद जो जैसे जैसे मैं समझाया हूँ वैसे वैसे यहाँ पर बताया गया है। इन द फर्स्ट केस, इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, मतलब ये एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज द सेम एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। देखिए प्यारे बच्चों, ये अगर हाइड्रोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कहें तो वो भी इतना ही है, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी इतना ही सेम है। मतलब इसी को बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कहते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। इन द फर्स्ट केस एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज सेम एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी इतना ही होगा, और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन भी इतना है, सेम। यह है इन थर्ड केस, तीसरे केस में द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तीसरे केस में प्यारे बच्चों ये सॉलिड है, और सॉलिड डायरेक्ट किस में बदल रहा है, गैस में। जब कोई सॉलिड डायरेक्ट गैस में बदले तो उसको आपने क्या कहा था 9th क्लास में, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन।
when any solid converts directly from solid state to gaseous state, the process is known as sublimation. सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आ रहा है। तो थर्ड केस में जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है यही एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगा। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की कौन है, इसीलिए बताई जा रही है यहाँ पर बात आपको कि इन थर्ड एग्जाम्पल एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इज सेम एज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। आइए अब सेकेंड केस की बात की जा रही है, मतलब मेथेन के बारे में। द इन सेकेंड रिएक्शन रिप्रेजेंट्स ओनली एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, नॉट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ये सेकेंड केस केवल एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन शो कर रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी नहीं शो करेगा प्यारे बच्चों। तो इसको आप नोट कर लें, बहुत बढ़िया। तो आगे हम प्रोसीड करें, ठीक है। अब हाँ, तो नॉट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या एंथैल्पी मैंने पिछले टॉपिक का ही है। अब दूसरा है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या हीट ऑफ आयनाइजेशन। अब क्या होगा कि ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कि आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, ये आयनाइज होकर के आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अब आयन में कन्वर्ट करने के लिए एंथैल्पी कुछ निकलती है ना। तो क्या है उसका, व्हेन अ कोवैलेंट कंपाउंड इन डिसोसिएशन, when a covalent compound on dissociation in water splits to produce ions in solution, the enthalpy change accompanying the process is called enthalpy of ionization। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आया है कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। कुछ ऐसे कोवैलेंट कंपाउंड है जो कि आयनिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो कोवैलेंट कंपाउंड को पानी में मिला दिया जाए तो पानी में मिलाने पर ये अपने आयन में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, मतलब आयनाइज हो जाते हैं। आयनाइज हो जाते हैं तो उसको एंथैल्पी, जो एंथैल्पी चेंज होता है उस दौरान, मीन वाइल दैट टाइम, दैट एंथैल्पी इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। देखिए, व्हेन अ कोवैलेंट कंपाउंड ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, पानी में भी मिलाएंगे तभी तो आयनाइज होगा, स्प्लिट्स माने अलग हो जाता है, टू प्रोड्यूस आयन्स इन द सॉल्यूशन, अलग होकर के सॉल्यूशन में आयन प्रोड्यूस कर देता है। द एंथैल्पी चेंज एक्कम्पनिंग द प्रोसेस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयनाइज। तो पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी का चेंज होता रहता है तो उसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन। अब देखिए, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, कोवैलेंट इन नेचर है। इसमें आयनिक प्रॉपर्टी भी है लेकिन कोवैलेंट इन नेचर है। अब AQ लिखा है, AQ माने पानी, वाटर। यहाँ वाटर का फार्मूला नहीं लिखा जाएगा प्यारे बच्चों। अब पानी का है तो ये HCl जो है गैसियस स्टेट में, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, HCl गैसियस स्टेट में है। अब पानी पाएगा तो ये आयनाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन प्लस एक्वस क्लोराइड माइनस एक्वस आयन में बदल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्योंकि गैसियस है तो हीट निकलकर बाहर आएगी, हीट निकलकर एक्सोथर्मिक होगा। तो एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन माइनस 75.2 किलो जूल पर मोल, माइनस में दिया गया है। देखिए, डेल्टा आयन H0, क्या लिखा गया है इसका सिंबल, डेल्टा आयन H0। इसका मतलब होता है एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन या हीट ऑफ आयनाइजेशन। ये रहा प्यारे बच्चों हाइड्रोजन क्लोराइड का। तो द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज माइनस 75.2 किलो जूल पर मोल हो जाएगा ये। इन फैक्ट द एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड इज सेम एज इट्स एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। देखिए, इसको आप कई नाम दे सकते हैं। ये एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन भी है HCl का, चूँकि HCl अब आयनिक सॉल्यूशन बना दे रहा है, इसी को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, अरे भाई HCl गैस है, आपने AQ पानी मिला दिया, अब एक आयनिक सॉल्यूशन बन गया,
आयनिक सॉल्यूशन बन गया। उस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन होंगे, क्लोराइड आयन होंगे। तो इसी क्वांटिटी को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम कहिए एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। क्योंकि सॉल्यूशन जब बना तो इसका डिसोसिएशन हुआ है ना, तो 3 नाम हो गए इसके। इसको एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डिसोसिएशन हो रहा है एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं। यानी डेल्टा सॉल्यूशन एच नॉट, डेल्टा सॉल्यूशन ये सब सेम हैं। डेल्टा सॉल्यूशन एच नॉट, डेल्टा डिसोसिएशन। देखिए हम इसको अगर ऐसे कहें, यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए, एंथैल्पी ऑफ आयन एच नॉट, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एच नॉट, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन एच नॉट, ये सब बराबर हैं। यहाँ पर ये सब बराबर हैं, देख रहे हैं ना। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन यही होगा, चूँकि आयनाइजेशन हो रहा है कोवेलेंट कंपाउंड का। अब आयनाइजेशन होने के बाद या आयनिक सॉल्यूशन बन रहा है, ये भी यही सेम होगा। एंथैल्पी चूँकि प्रोसेस में डिसोसिएशन हो रहा है, इसके आयन डिसोसिएट होकर के स्प्लिट होकर के अलग हो रहे हैं, तो इसी को हम एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन भी कहते हैं प्यारे बच्चों। ये जानते रहिए जो है आप। अच्छा, अब हमारा जो है एंथैल्पी ऑफ आयन फॉर्मेशन, देखिए बड़ा अजीब वर्ड है। आपको लगता होगा कि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है, एंथैल्पी ऑफ आयन फॉर्मेशन। एक्चुअली एंथैल्पी ऑफ जो आयनाइजेशन है यह किसके लिए यूज हो रहा है? कोवैलेंट कंपाउंड के लिए। याद रखिए, यहाँ पर मैं आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हूँ। एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन प्यारे बच्चों कोवैलेंट कंपाउंड के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ आयन फॉर्मेशन आयनिक सॉलिड के लिए, आयनिक सॉलिड के लिए ध्यान दीजिए, ये आयनिक सॉलिड होगा और ये कोवैलेंट सॉलिड होगा जो कि आयनाइज हो जाएगा, आयन बनेगा। तो पहले बताया था कि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो कि कोवैलेंट होते हुए भी आयनिक होते हैं, है ना। तो आप देखिए यहाँ पर व्हेन एन आयनिक सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर फ्री आयंस आर प्रोड्यूस्ड, तो फ्री आयन बन जाते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन। भाई जो पानी में डिजॉल्व किया जाएगा, कोई भी सब्सटेंस पानी में डिजॉल्व करके जो सॉल्यूशन बनाया जाता है उस सॉल्यूशन को एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। अगर उसका सॉल्वेंट वाटर होगा तो दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। अब वाटर नहीं होगा, उसके अलावा कोई अन्य सॉल्वेंट होगा, तब नॉन एक्वस सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर कोई आयनिक सॉलिड जो है पानी में मिलाया जा रहा है और फ्री आयन बन जा रहे हैं, तो इस दौरान जो भी एंथैल्पी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। देखिए दोनों में वर्ड में थोड़ा सा अंतर है, इन चीज़ों को बहुत गंभीरता से लेना है। तो व्हेन आयनिक सॉलिड, यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है आयनिक सॉलिड। व्हेन एन आयनिक सॉलिड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर फ्री आयंस आर प्रोड्यूस्ड इन द एक्वस सॉल्यूशन। फॉर दिस कैलकुलेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन इज टेकन 0। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के आयनिक सॉल्यूशन में जब हाइड्रोजन आयन बनता है एक्वस सॉल्यूशन में, तो उसकी एंथैल्पी 0 ली जाती है। ध्यान दीजिए, ये बहुत ऊंची बात आ रही है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन आयन टेकन 0, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन आयन का एंथैल्पी 0 नहीं लिया जाएगा। यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन आयन इज टेकन 0। फॉर एग्जाम्पल देखिए पहले, अब आगे एग्जाम्पल आप देखेंगे सब, लेकिन इसके पहले आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नॉट डेल्टा एफ एच नॉट, एंथैल्पी ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए, फॉर क्लोराइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। देखिए, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल है, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, अब हाफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन है, गैसियस स्टेट में है, दोनों HCl बनाते हैं, दोनों HCl बनाते हैं। अब HCl बन गया तो प्यारे बच्चों, तो इसमें एंथैल्पी ऑफ
फार्मेशन ऑफ HCl गैस कितना हुआ, -92.8 किलो जूल पर मोल। अब इसका प्यारे बच्चों डिसोसिएशन हो रहा है, इसका HCl गैसियस है, पानी में मिला दिया गया, हाइड्रोजन लिया गया, क्लोराइड लिया गया, ठीक है ना, हाइड्रोजन लिया गया, क्लोराइड लिया गया, तो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन कितना हुआ, -75.2 किलो जूल पर मोल। आप नोट करते चलें, सब एक्जोथर्मिक है, माइनस का मतलब एक्जोथर्मिक हीट निकल रही है। अब क्या करें, हमने फार्मूला पहले बताया है आपका, टोटल एंथैल्पी ऑफ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए ये है, हमको यही लेना है सेकंड इक्वेशन से, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन है ना, आयन पहले केस में तो बने नहीं हैं भाई, पहले केस में आयन बना नहीं है, दूसरे केस में आयन बना है, तो हमको क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन। क्लोराइड के एंथैल्पी कितना हुआ, देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो पूरा पहले प्रोडक्ट ले लो, मैंने फार्मूला में क्या बताया था, पहले प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl, ये लिख लिया, रिएक्टेंट है ना। चलिए सबका नोट करते जाइए, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये कितना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये पूरे आयन का टोटल का कितना दिया है, 75.2 यहाँ हमने नोट कर लिया, ये वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये हाइड्रोजन प्लस है ना, हाइड्रोजन प्लस का क्या लिया गया, 0 लिया गया। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड का हमको निकालना है, लिख लो इसे, ये वैल्यू निकालना है। फिर ये माइनस आया, माइनस, फिर ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HCl पूरा कितना दिया है, HCl का फॉर्मेशन ऑफ HCl यहाँ बना है, ये लिए बना है 92.8, तो साइन के साथ -92.8 फार्म हुआ है, HCl बना हुआ है, ये वैल्यू लिख दिया। अब देखो प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर रहने दो, ये अब 0 तो ख़त्म हो गया है ना, अब हम इसको 0 कोई मतलब नहीं है, जब 0 है तो अब इस वैल्यू को पूरा नोट कर लिया ये यहाँ पर, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे 92.8। अब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, अब इसको साइड चेंज कर दो, साइड चेंज कर दो, इसको इधर निकाल लो जो है ये, क्योंकि इसी का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, ये -75.2 -92.8, ये प्लस आए ना तो ये माइनस हो जाएगा, इधर लेंगे, अब ये होगा माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो -168.0 किलो जूल पर मोल, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन हो गया, क्लोराइड आयन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन, चूंकि यही क्लोराइड आयन है ना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन हम लिख देते हैं यहाँ पर नीचे, ये क्लोराइड आयन है, ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड आयन हो गया। इस तरह से प्यारे बच्चों आज के वीडियो में हमने एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन का डिस्कशन किया, और ये भी हमने डिफरेंशिएट किया कि एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन जो कि कोवैलेंट कंपाउंड में होता है, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयन आयनिक सॉलिड में होता है। प्यारे बच्चों, इसको आप अच्छे से समझते हुए आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू।